over the next few hours. क्या हो अगर आप अपने परिवार को रेस्टोरेंट में लेके जाएं ये सोचकर कि आज हम कुछ अच्छा खाएंगे, लेकिन अगर आपको शेफ वहां से बाहर आने ना दे तो क्या होगा? ऐसा ही कुछ थ्रिल से भरा हुआ आप विटनेस करने वाले हो। वेलकम टू रॉकेट्स। आज मैं आपको एक मजेदार मूवी समझाने जा रहा हूँ जिसका नाम है द मेन्यू। मूवी की शुरुआत एक सुनसान द्वीप पर होती है जहाँ एक अजीब लेकिन खास रेस्टोरेंट में काफी सारे अमीर लोग खाना खा रहे होते हैं। जब दुनिया के सबसे अमीर लोग अपने पैसों से बोर हो जाते हैं तब वो लोग अपनी जिंदगी में मजे लेने के लिए इसी तरह के रेस्टोरेंट में आते हैं। रेस्टोरेंट का शेफ बताता है कि कैसे उसने अपने पापा पर कैंची से हमला किया था और जान से मार दिया था, और इस घटना को दिखाने के लिए उसने एक खास डिश भी तैयार की है। वहाँ पर आए किसी भी मेहमान को ये पता नहीं है कि उनके साथ अब क्या होने वाला है। इसके बाद कुछ घंटों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेलर नाम का एक अमीर और जवान आदमी दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड मार्गोट को रात के खाने के लिए बाहर ले जाना चाहता है। दोनों एक मशहूर और खास रेस्टोरेंट में जाते हैं जिसका नाम हाथरोन है। हाथरोन का मालिक दुनिया का सबसे मशहूर शेफ जूलियन स्लोविक है और वो खुद इस रेस्टोरेंट को चलाता है। वैसे रेस्टोरेंट एक गैर सरकारी द्वीप के बीचों बीच बना हुआ है। टेलर और मार्गोट एक नाव में वहाँ पर जाने वाले हैं और उसी बोट में कुछ और अमीर लोग भी होते हैं जिनमें खाने को जज करने वाली एक औरत, उसका एडिटर, मूवीज में काम करने वाला एक मशहूर आदमी और उसका असिस्टेंट, और इनके साथ 3 लोग और भी होते हैं जो व्यापार करते हैं। वहाँ पर एक और जोड़ा भी होता है जिसमें रिचर्ड और उसकी पत्नी एनी है। अब देखने से तो ऐसा लगता है कि मार्गोट और रिचर्ड किसी तरह से एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लगता है दोनों के बीच कुछ है। जल्द ही रेस्टोरेंट में जाने वाले सभी मेहमान द्वीप पर पहुंच जाते हैं और रेस्टोरेंट की हेड वेट्रेस जिसका नाम एल्सा है वो उन सभी का स्वागत करती है। एल्सा सभी लोगों को पूरा द्वीप दिखाते हुए रेस्टोरेंट में लेके जाती है। सभी मेहमानों को वो जगह दिखाई जाती है जहाँ रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग रहते हैं। एल्सा बोलती है रेस्टोरेंट में काम करने वाले हम सभी लोग एक परिवार की तरह हैं और हम सभी सुबह 6 बजे से शुरू होकर दिन के 2 बजे तक काम करते रहते हैं। और अब सभी लोग रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं और अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाते हैं। वहाँ पर एक खुली रसोई है जहाँ बहुत सारे शेफ पूरी बारीकी के साथ अपने काम पर पूरा ध्यान देते हुए रात का खाना तैयार कर रहे हैं। जाने से पहले एल्सा सभी को बोलती है प्लीज आप लोग डिशेस की फोटोज न लें क्योंकि हमारे शेफ स्लोविक का मानना है कि हर एक डिश की सुंदरता बस कुछ ही समय तक रहती है। इसके बाद शेफ स्लोविक रसोई में आता है और एल्सा उसको बताती है कि टेलर के साथ कोई अजनबी आई है। अब हमें बताया जाता है कि टेलर ने 2 सीट्स लगभग 1 साल पहले बुक की थी, लेकिन उस समय टेलर की गर्लफ्रेंड कोई और ही थी। इसका मतलब है कि मार्गोट की जगह यहाँ किसी और को होना था। पर पता नहीं स्लोविक इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कहता है कि खैर जाने दो, अब जो हो रहा है होने दो। इसके बाद दिखाया जाता है कि खाना 6 कोर्स वाला होने वाला है, मतलब कि खाने को 6 हिस्सों में लाया जाएगा। अब सभी के सामने खाने का पहला कोर्स लाया जाता है। जैसे सभी खाना शुरू करते हैं टेलर चुपके से फोटो लेने की कोशिश करता है। सभी को डिश बहुत पसंद आती है, हालांकि मार्गोट को डिश ज्यादा खास नहीं लगती। अब सभी के सामने दूसरी डिश पेश की जाती है और आखिरकार स्लोविक अपने मेहमानों से मिलने आ ही जाता है। वो बोलता है मैं चाहता हूँ कि आप लोग खाने को सिर्फ खाओ मत, आप लोग उसका स्वाद लो, उसको महसूस करने की कोशिश करो। अब वो बताता है कि डिश कैसे बनाई गई है और साथ ही वो डिश किस वजह से बनाई गई है ये भी बताता है। वैसे मार्गोट पर तो शेफ की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाषण सुनकर टेलर की आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं। पता नहीं उसको शेफ की बातों से क्यों डर लग रहा है। वो शेफ का मन रखने के लिए बोलता है वाह यार, मुझे तो इस रेस्टोरेंट और यहाँ के खाने से प्यारी हो गया है। जिसके जवाब में मार्गोट भी बोलती है हाँ मुझे भी खाना बहुत अच्छा लगा। इसके बाद शेफ सभी को थोड़ा थोड़ा सा सॉस देता है। हालांकि शेफ किसी को साथ में खाने के लिए ब्रेड नहीं देता। वो बोलता है कि ये खाना किसानों का खाना है। एक व्यापारी बोलता है ये सब बकवास बंद करो और मेरे लिए ब्रेड लेकर आओ। जब एल्सा प्यार से बोलती है कि मैं आपके लिए ब्रेड नहीं लेके आ सकती, तो व्यापारी और उसके दोस्त बोलते हैं हम तुम्हारे रेस्टोरेंट के बुरे हाल कर देंगे। वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि रेस्टोरेंट को चलाने के लिए जो पैसे आते हैं वो इन्हीं व्यापारियों का दोस्त देता है। हालांकि एल्सा फिर भी ब्रेड लाने से मना करते हुए बोलती है तुम लोगों को वही सब खाना होगा जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। पता नहीं इसकी बातें सुनकर ऐसा क्यों लगता है कि इस रेस्टोरेंट में कुछ गड़बड़ी होने वाली है। दूसरी तरफ मार्गोट को भी ये खाने का तरीका पसंद नहीं आता और वो भी ये खाने से मना कर देती है। अब इस चीज पर शेफ का ध्यान जाता है और वो आकर पूछते हैं मैम क्या सब कुछ ठीक है? मार्गोट बिना ज्यादा सोचे समझे साफ साफ बोल देती है तुमने ज्यादा कुछ खाने को दिया ही नहीं है। इसके बाद शेफ एक बूढ़ी औरत के पास जाता है जो कि अकेले में बैठी हुई खाना खा रही है और फिर पता लगता है कि वो बूढ़ी औरत शेफ की माँ है। इस सब के दौरान मार्गोट बार बार रिचर्ड को देखती रहती है। ये देखकर तो रिचर्ड की पत्नी को भी शक होने लग जाता है और वो उससे सवाल जवाब करती है कि ये क्या चल रहा है, लेकिन रिचर्ड कुछ और बोलकर उस बात को टाल देता है। अब इसके कुछ देर बाद शेफ अगला कोर्स लेकर आता है जिसका नाम है याददाश्त। वो सभी को एक पुरानी बात बताते हुए बोलता है एक दिन मेरे पापा शराब पीकर आए और मेरी माँ से झगड़ने लगे थे। शराब की वजह से मेरे पापा बिल्कुल पागल हो गए और टेलीफोन की तार लेकर मेरी माँ का गला घोटने लगे थे। हालांकि सही समय पे मैं वहाँ पर पहुँच गया और कैंची से उनके पैरों पर हमला किया।
सभी को ये कहानी बिल्कुल दिल दहलाने वाली लगती है और सभी सोचते हैं कि ये कैसी कहानी बता रहा है, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि शायद ये हमको एंटरटेन करने के लिए सब कुछ कह रहा होगा, इसलिए सभी उस बात को जल्द ही भूल जाते हैं। जल्द ही सभी के सामने पका हुआ मीट और टैकोस लाया जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि सभी टैकोस के ऊपर कोई न कोई तस्वीर बनी हुई है और ये तस्वीरें सभी लोगों की कोई न कोई यादें ताजा कर देती हैं। खाने को जज करने वाली औरत के टैकोस पर कुछ रेस्टोरेंट की तस्वीरें हैं। मूवीज में काम करने वाले हीरो के टैकोस पर उसकी सभी फ्लॉप मूवीज की तस्वीरें हैं। इस तरह से व्यापारियों के टैकोस पर गैर कानूनी तरीके से उनके बैंक में आए पैसों की जानकारियां लिखी हुई है। वो तभी एल्जा को बुलाते हैं और बोलते हैं, तुम लोगों के पास ये सारी जानकारियां कहां से आई? तुम सब जल्दी से बताओ वरना हम इस रेस्टोरेंट को बंद करवा देंगे। हालांकि एल्जा कोई भी जानकारी बताने से मना कर देती है और वहां से चली जाती है। इस सब के दौरान अना के टैकोस पर रिचर्ड की तस्वीर होती है और उसके साथ कोई जवान लड़की भी है। अना पूछती है कि रिचर्ड ये सब क्या है? रिचर्ड बोलता है, मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और टेलर के टैकोस पर उसकी खुद की पिक्चर है जिसमें वो रेस्टोरेंट की डिशेस की फोटो ले रहा है। अब ये सब देखकर वो बहुत घबरा जाता है और पूछता है कि क्या मुझे तुम लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी? ये हो क्या रहा है? मार्गोट भी बहुत गुस्सा होती है और बोलती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस खाना वापस भेज दो, तब देखना शेफ तुमसे खुद माफी मांगने आएगा। टेलर बोलता है, तुम ऐसी बकवास बंद करो, याद रखो मैं इस खाने के पैसे दे रहा हूँ। ये बात मार्गोट को बुरी लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब मार्गोट के पीछे पीछे शेफ वॉशरूम की ओर जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो? वो बोलती है, मेरा नाम मार्गोट है, लेकिन स्लोविक बोलता है, तुम्हें आज यहाँ नहीं होना चाहिए था। यानी कि लगता है ये शेफ के प्लान में नहीं थी। बाद में मार्गोट वापस अपनी सीट पर आ जाती है और तभी स्लोविक अपने मनपसंद शेफ जेरेमी को सभी से मिलवाता है। जेरेमी ने अभी एक नई डिश तैयार की है। शुरू में तो स्लोविक जेरेमी की तारीफ करता है, लेकिन तभी उसमें कुछ बदलाव आ जाता है और अजीब मूड में बातें करने लगता है। स्लोविक बोलता है, तुम कभी भी बड़े शेफ नहीं बन सकते क्योंकि तुम हमेशा मेरी तरह बनना चाहते हो। तभी जेरेमी खुद की जान ही दे देता है। अब सभी हैरान हो जाते हैं और डर जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, लेकिन स्लोविक बोलता है, आप लोग डरिए नहीं, ये तो हमारे नाटक का एक हिस्सा था। कुछ देर बाद सभी लोग अपनी अपनी जगहों पर चले जाते हैं, लेकिन रिचर्ड वहाँ से जाने की जिद करता है। एल्सा बार बार प्यार से बोलती रहती है, सर आपको अपनी जगह पर बैठना चाहिए, लेकिन रिचर्ड कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इसकी वजह से रेस्टोरेंट में काम करने वाले रिचर्ड को पकड़ते हैं और उसकी अंगूठी वाली उंगली को काट देते हैं। ये नजारा देखकर तो सभी की सांसें थम जाती है। अब शेफ सभी को धमकी देता है कि अगर कोई भागने की कोशिश करेगा या फिर मेरे डिनर के प्लान को खराब करने की कोशिश करेगा तो इस इंसान को इससे भी बुरी सजा दी जाएगी। ये बात सुनते ही सभी घबराने लगते हैं, लेकिन टेलर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस अपने खाने के मजे ले रहा है। इसकी थोड़ी देर बाद ही मार्गोट को रसोई में बुलाया जाता है और स्लोविक पूछता है, लड़की तुम कौन हो, मुझे सच बताओ। वो आगे बोलता है कि मेरे प्लान में तुम नहीं थी, मैंने इस रात की खाने की तैयारी बहुत प्यार से और ध्यान से की है और मेरे प्लान के अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था क्योंकि तुम्हारी वजह से सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। आज यहाँ पर आए सभी लोग मरने वाले हैं। स्लोविक मार्गोट को बोलता है कि मैं तुम्हें 15 मिनट देता हूँ, तुम या तो मेरी टीम में आ जाओ या फिर उन्हीं के साथ रहो और मरो। लेकिन घबराहट और डर के साथ मार्गोट रोते हुए वापस अपनी जगह पर चली जाती है। अगले कोर्ट से पहले स्लोविक अपने बंदी बनाए मेहमानों से बोलता है, अगर आप लोगों में से कोई मुझसे सवाल पूछना चाहता हो तो आराम से पूछ सकता है। एक आदमी पूछता है, सर ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? फिर स्लोविक सभी को एक्सप्लेन करता है, मैं अपने इस रेस्टोरेंट को चला चला कर थक चुका हूँ और इसके पीछे काफी सारी वजह है। मैंने अपने खाने बनाने की कला को खो दिया है और कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से इसके जिम्मेदार तुम सभी हो। खाने की जांच करने वाले को यहाँ पर बुलाया गया क्योंकि उसके गलत आलोचनाओं की वजह से काफी सारे लोगों के व्यापार बंद हो गए हैं और उसके एडिटर को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि वो उस औरत का हमेशा साथ देता है। शेफ आगे बोलता है, रिचर्ड और उसकी पत्नी हमेशा हमारे यहाँ पर आते रहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी हमारे अच्छे खाने की कोई तारीफ नहीं की। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इन दोनों को हमारी एक भी डिश का नाम याद नहीं होगा। स्लोविक की बात भी गलत नहीं होती। इसके बाद स्लोविक उस इंसान के बारे में बात करता है जो इस रेस्टोरेंट को चलाने के लिए पैसे देता है। तभी पता चलता है कि स्लोविक ने उस आदमी को बाहर पानी के ऊपर लटका रखा है। स्लोविक बताता है, ये आदमी बहुत लालची है, अपने फायदे के लिए इस आदमी ने बहुत बार हमारे रेस्टोरेंट के मेन्यू को बदला है। वहाँ सभी लोग बैठे बैठे सुन रहे होते हैं और देख रहे हैं। इसके दौरान ही स्लोविक उस लड़के हुए आदमी को नीचे करता है और पानी में डुबा देता है। फिर 15 मिनट बाद स्लोविक मार्गोट को अपने ऑफिस में बुलाता है और बोलता है, तो तुमने क्या फैसला लिया, मुझे जल्दी बता दो। मार्गोट आखिरकार माने जाती है कि उसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए और वो वहाँ से जाने की बात कहती है। हालांकि स्लोविक उसको बोलता है, मुझे साफ साफ पता लग रहा है कि तुम किसी अमीर परिवार से नहीं हो। अब वो पूछता है, रिचर्ड और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने देखा कि तुम सारा समय रिचर्ड पर ध्यान लगाकर बैठी हुई हो। आखिरकार मार्गोट सच बता ही देती है। कहती है, मैं पैसों के लिए सेक्स किया करती हूँ और मेरा असली नाम एरिन है। मैं इसी तरह से रिचर्ड को जानती हूँ और उसने सेक्स के बदले मुझे बहुत सारे पैसे भी दिए थे। स्लोविक उसको सहानुभूति देते हुए बोलता है, हाँ मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे बुरे ग्राहक भी आते हैं। फिर स्लोविक मार्गोट को बताता है, पहले मुझे खाना बनाना बहुत पसंद होता था, लेकिन अब खाने बनाने की मुझ में वो ताकत और वो जुनून
रहा ही नहीं है। अपनी अगली डिश लाने से पहले शेफ टेलर से पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो। टेलर बोलता है मैं बहुत महीनों से यहाँ का खाना खा के देखना चाहता था और जैसे मुझे मौका मिला तो मैंने इस मौके को जाने नहीं दिया। वैसे तो मुझे पहले ही बता दिया गया था कि आज आने वाले सभी लोग मारे जाएंगे। वो बाकी सभी को भी सच बता देता है कि मैंने एरिन को पैसे देकर यहाँ पर बुलाया है क्योंकि मैंने 1 साल पहले 2 लोगों के लिए सीट बुक की थी, लेकिन ब्रेकअप होने के बाद मैं अकेला पड़ गया था और अकेला तो मैं यहाँ पर आ नहीं सकता था, इसलिए मैंने एरिन को पैसे देकर यहाँ पर आने के लिए कहा। अब एरिन इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है और टेलर की पिटाई करने लगती है, लेकिन रेस्टोरेंट में काम करने वाले बीच में आ जाते हैं और एरिन को शांत करते हैं। कुछ देर बाद स्लोइक दोबारा से एरिन को अपने ऑफिस में बुलाता है और बोलता है खाने के आखिरी कोर्स यानी कि मीठा खाने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सबसे पहले तो एरिन को एक ड्रम जैसी चीज लाने के लिए भेज दिया जाता है और एरिन भी उसकी बात मानती है और ड्रम लेने के लिए चली जाती है। इस सब के दौरान मूवी स्टार खड़ा होता है और पूछता है तुम मुझे सजा क्यों देना चाहते हो। जवाब में स्लोइक बोलता है मैंने तुम्हारी एक मूवी देखी थी कॉल्ड डॉक्टर सनशाइन, वो बहुत ही बेकार मूवी थी। मैंने वो मूवी बहुत साल पहले देखी थी, वो संडे का दिन था और मैं उस दिन बहुत व्यस्त था। फिर मैंने वो मूवी टाइम पास के लिए देखी, लेकिन उसको देखकर मेरा मूड और खराब हो गया। वो आगे बोलता है तुम्हारी मूवी का चेहरा हमेशा मुझको डराता आया है। अब दूसरी तरफ ड्रम ले जाने की जगह एरिन तो स्लोविक के घर में घुस जाती है जहां उसको एक बंद कमरा मिलता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वहां एल्सा आ जाती है और उसके हाथ में एक चाकू भी है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और गलती से एल्सा एरिन के हाथों मारी जाती है। अब एरिन इस हादसे से बहुत डर जाती है लेकिन फिर जल्दी वो होश में आती है और एल्सा की चाबियों का इस्तेमाल करके स्लोविक के बंद कमरे में चली जाती है। अंदर वो देखती है कि वहां तो स्लोविक की बहुत सारी फोटोज हैं और साथ ही स्लोविक के सामान में लिखी हुई बहुत सारी पुरानी खबरें भी हैं। सभी फोटोज में स्लोविक बहुत दुखी और गुस्से में दिख रहा है, लेकिन वहां पर एक ऐसी फोटो भी है जिसमें बहुत खुश दिख रहा है। ये फोटो तब की है जब स्लोविक एक लड़का हुआ करता था और फास्ट फूड बनाने वाली एक जगह पर काम किया करता था। वहां पर स्लोविक बर्गर्स बनाया करता था और उसको वहां भी अच्छा खाने के लिए पुरस्कार मिला था। इसके बाद एरिन का ध्यान रेडियो पर जाता है। वो उसका इस्तेमाल करके एक पुलिस वाले को सब कुछ बता देती है। फिर वो ड्रम लेकर वापस रेस्टोरेंट में आती है। अब स्लोविक एरिन को उसकी जगह पर बैठाता है और बोलता है मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक शेफ का काम होता है अपने ग्राहकों को अच्छा खाना खिलाना, लेकिन आजकल ग्राहक अच्छा खाना नहीं चाहते हैं, वो तो बस मजे के लिए चीजों का अनुभव करना चाहते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे शेफ प्यार के साथ खाना ही नहीं बनाते, वो बेचारे दबाव में खाना बनाते हैं और इसलिए उनकी कला खत्म हो जाती है। जल्दी समुद्र के किनारे रखवाली करने वाला एक ऑफिसर आ जाता है और उसके अंदर आने से पहले स्लोविक धमकी देते हुए बोलता है ऑफिसर को कोई कुछ नहीं बताएगा, जो उसको बताएगा तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। अब ऑफिसर अंदर आकर बोलता है मुझे पता लगा है कि यहाँ बहुत सारे लोगों का कत्ल किया गया है। जिसके जवाब में स्लोविक बोलता है कत्ल? नहीं सर, यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा है। तभी ऑफिसर मूवीज में काम करने वाले हीरो को पहचान लेता है और उसका ऑटोग्राफ मांगता है। हीरो ऑटोग्राफ देने को तभी मान जाता है, लेकिन अपने साइन करने की जगह वो पेपर पर लिखता है प्लीज हमारी मदद करो। जैसे ही ऑफिसर जा रहा होता है तो वो अपनी बंदूक निकालता है और शेफ को गोली मारने की धमकी देता है। आखिरकार सभी मेहमानों की जान में जान आती है और सभी लोग सच बताने लग जाते हैं। हालांकि उनकी बुरी किस्मत तो देखो, पता चलता है कि उस ऑफिसर के हाथ में नकली बंदूक है। फिर स्लोविक बताता है ये ऑफिसर मेरा ही एक शेफ है। अब स्लोविक एरिन को जाकर बोलता है मुझे अच्छे से पता था कि तुम मदद मांगने की कोशिश जरूर करोगी। फिर स्लोविक सभी को खाने का आखिरी कोर्स देता है, लेकिन एरिन के दिमाग में तभी एक मस्त प्लान आता है। वो बोलती है मुझे आपका खाना पसंद नहीं आया, प्लीज आप इसको वापस ले जाओ। ये बात सुनकर स्लोविक को थोड़ा बुरा लगता है और पूछता है तुम्हें मेरा खाना पसंद क्यों नहीं आया। वो बोलती है कि तुमने खाना खाने का सारा मजा खराब कर दिया है और वैसे भी जो चीजें तुमने खाने को भेजी थी वो ऐसी लग रही है जैसे कि उसको प्यार से ही नहीं बनाया गया है। सभी खाना जबरदस्ती अपने हिसाब से खिलाया जा रहा है हमको, खाने को तो कोई मजे से खा ही नहीं पा रहा है। एरिन आगे बोलती है तुमने तो मुझको बोर ही कर दिया और मुझे तो अभी भी बहुत भूख लग रही है। अब इस बात से भी शेफ को थोड़ा बुरा लगता है और वो बोलता है तो तुम ये बताओ तुमको क्या चाहिए। अब एरिन इस मौके का फायदा उठाते हुए बोलती है मुझे तो एक अमेरिकन चीज बर्गर और उसके साथ फ्राइज खाने हैं। फिर गुस्से में स्लोविक अपनी रसोई में जाता है और बर्गर बनाने लगता है। जब वो ये सब कुछ कर रहा होता है तो उसको अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब वो खुश रहता था और बड़ा मजाकिया हुआ करता था। कुछ ही देर में बर्गर तैयार हो जाता है और एरिन को परोसा जाता है। आखिरकार एरिन को बर्गर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो बर्गर की काफी तारीफ भी करती है। ये बात सुनकर स्लोविक इतना खुश होता है कि इतना वो आज से पहले कभी सालों में हुआ ही नहीं है। एरिन बोलती है आपने मुझे इतना सारा खाना दे दिया, मैं इतना सारा कैसे खाऊंगी, क्या आप मेरे लिए काम कर सकते हो, इस खाने को पैक करवा दीजिए, मैं घर में खा लूंगी। अब स्लोविक थोड़ी देर इसके बारे में सोचता है और बर्गर पैक करने के लिए भी तैयार हो जाता है। एरिन को तो अंदर से थोड़ी शांति मिलती है कि चलो सब कुछ सही जा रहा है और फिर जाने से पहले वो स्लोविक के लिए एक टिप भी छोड़कर जाती है। बाहर जाते हुए वो रुक कर बाकी लोगों को देखती है
और सोच रही होती है कि मैं तो लगभग बच ही गई हूँ, लेकिन इन सब का क्या होगा। और वो ये भी सोचती है क्या मैं इन सबको बचा सकती हूँ, लेकिन फिर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने आप को बचाकर वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर एरिन के चले जाने के बाद स्लोइक वहाँ आने के लिए सभी का शुक्र अदा करता है और साथ ही बोलता है मेरी खाने बनाने की कला को तबाह करने के लिए तुम सभी जिम्मेदार हो, इसलिए अब तुम लोगों को भी मेरी एक कला का हिस्सा बनना पड़ेगा। और स्लोइक के हिसाब से वो बनाई नई चीज दुनिया की सबसे अच्छी चीज होने वाली है। स्लोइक और उसके शेफ की टीम अपनी आखिरी डिश तैयार करते हैं। सभी आए मेहमान भी अब हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि ये तो अब हमको मार कर ही रहेगा, और वो भी उस डिश का हिस्सा बन जाते हैं। आखिर में